ओके, तुम वहीं रहो। हम इन हमलावरों को सुराग लगाकर उनका खात्मा करने के बाद हेलीकॉप्टर तुम्हारी तरफ भेज देंगे। ओवर। रॉल्फ ने कहा। यस बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और रॉल्फ ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ किया और फिर इंतहाई फुर्ती से उसने ट्रांसमीटर पर एक और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने जल्दी से बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, चीफ रॉल्फ कॉलिंग फ्रॉम हेडक्वार्टर। ओवर। रॉल्फ ने तेज लहजे में कहा। यस चीफ, जैकब बोल रहा हूँ हांसो चेकपोस्ट फोर्स से। ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक मुअत्तबाना आवाज सुनाई दी तो रॉल्फ के चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात नमूदार हो गए, क्योंकि जैकब के कॉल करने का मतलब था कि हमला आवर अभी तक फोर्स चेकपोस्ट तक नहीं पहुंच सके और उन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है। जैकब, एक खुसूसी लॉन्च ने हमारी पहली 3 चेकपोस्ट तबाह कर दी है और अब वो तुम्हारी चेकपोस्ट की तरफ आ रही है। तुम अलर्ट हो जाओ और उस लॉन्च को बगैर एक लम्हा ज़ाय किए तबाह कर दो। ओवर। रॉल्फ ने चीखते हुए कहा। खुसूसी लॉन्च? लेकिन चीफ, खुसूसी लॉन्च तो हमारी अपनी लॉन्च होगी, वो कैसे चेकपोस्ट को तबाह कर सकती है? ओवर। जैकब ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो हमारी लॉन्च नहीं है, बल्कि हमारी लॉन्च जैसी बनाई गई है। हमारी सब लॉन्च हेडक्वार्टर में मौजूद है। ये यकीनन पाकिस्तानी एजेंट होंगे। तुम एक लम्हा ज़ाय किए बगैर उनका खात्मा कर दो और फिर मुझे कॉल करो। वैसे मैं खुसूसी हेलीकॉप्टर भी उनकी तलाश में भिजवा रहा हूँ। ओवर। रॉल्फ ने कहा। यस चीफ, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और रॉल्फ ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। उसके साथ ही उसने फोन का रिसीवर उठाया। उसके नीचे लगे हुए बटन को प्रेस करके उसने उसे डायरेक्ट किया और फिर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए, क्योंकि सेक्रेटरी के जरिए कॉल मिलवाने से उसके ख्याल के मुताबिक वक्त जाय होना था और इन हालात में वो एक लम्हा भी जाय न करना चाहता था। यस, एयर सर्विस। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। रॉल्फ बोल रहा हूँ, क्राउन से बात कराओ फौरन। रॉल्फ ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यस चीफ। दूसरी तरफ से इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। यस चीफ, मैं क्राउन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्राउन, पाकिस्तानी एजेंट हेडक्वार्टर को तबाह करने के लिए हमारी तरह एक खुसूसी लॉन्च में बैठकर दरियाई हांसू के जरिए हेडक्वार्टर की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने हमारी 3 चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं। अभी वो 4थी चेक पोस्ट तक नहीं पहुंचे। मैंने 4th चेक पोस्ट के इंचार्ज जैकब को अलर्ट कर दिया है, लेकिन तुम एक खुसूसी हेलीकॉप्टर लेकर फौरन वहां जाओ ताकि उन्हें तलाश करके उनका खात्मा कर दो, क्योंकि ये लोग हद दर्जे तेज और शातिर हैं। इसलिए तुमने मोहतात रहना है। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा हेलीकॉप्टर ही तबाह कर दे या उस पर कब्जा कर ले। रॉल्फ ने कहा। यस चीफ, आप बेफिक्र रहे, आपके हुक्म की फौरी और फुल प्रूफ तामील होगी। क्राउन ने जवाब देते हुए कहा। सुनो, उनकी तादाद काफी है, उनमें एक औरत भी शामिल है। वो सब आखिरी में मेकअप में होंगे। तुमने बाहर कोई चेकिंग नहीं करनी। जो भी अजनबी नजर आए या लॉन्च नजर आए उसे फौरी तौर पर हलाक और तबाह कर देना है। रॉल्फ ने कहा। यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया। ऑपरेशन मुकम्मल होते ही मुझे फौरन कॉल करना। रॉल्फ ने कहा और हाथ मारकर उसने क्रिटल दबा दिया। एक बार फिर उसने फोन के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस कर दिया, क्योंकि एक कॉल खत्म होने पर वो खुद ब खुद ऑन हो जाता था, और फिर दोबारा नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, फ्रांको अटेंडिंग। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। रॉल्फ बोल रहा हूँ फ्रांको। रॉल्फ ने तेज लहजे में कहा। यस चीफ। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलक मुअत्तबाना हो गया। पूरे हेडक्वार्टर को रेड अलर्ट कर दो। पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट हेडक्वार्टर को तबाह करने के लिए आ रहे हैं। वो दरियाई हांसों में हमारी तरह की खुसूसी लॉन्च पर सफर कर रहे हैं और उन्होंने हमारी 3 चेक पोस्टें भी तबाह कर दी है। मैंने 4th चेक पोस्ट के इंचार्ज जैकब को भी अलर्ट कर दिया है और एयर सर्विस के इंचार्ज क्राउन को भी कह दिया है कि वो खुसूसी हेलीकॉप्टर फिजा में ले जाए और उन्हें खत्म कर दे। लेकिन इसके बावजूद तुम पूरी तरह अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ये लोग हद दर्जे खतरनाक है। किसी अजनबी को किसी हालत में भी हेडक्वार्टर में दाखिल नहीं होना चाहिए। किसी पूछगोछ या गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। जो अजनबी और मशकूक मर्द या औरत नजर आए उसे गोली से उड़ा दो। समझ गए हो ना? रॉल्फ ने कहा। यस चीफ, आप कतई बेफिक्र रहे। मैं रेड अलर्ट कर देता हूँ, फिर तो आपकी इजाजत के बगैर कोई भी हेडक्वार्टर में दाखिल न हो सकेगा। फ्रैंको ने, जो हेडक्वार्टर का इंतजामी इंचार्ज था, जवाब देते हुए कहा। किसी इजाजत वगैरह के चक्कर में न पड़ना। रॉल्फ ने तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया और रॉल्फ ने रिसीवर रखकर इत्मीनान भरा सांस लिया, क्योंकि अब उसके नुक्ते नजर से इमरान और उसके साथी किसी सूरत भी हेडक्वार्टर में जिंदा दाखिल न हो सकते थे। उनकी हिलाकत 100% यकीनी हो चुकी थी। कर्नल फरीदी ने कैप्टन हमीद और कैप्टन साइमा को कार में बैठे उस कोठी की तरफ आते हुए देखा जिसके बाहर वो खुद मौजूद था, तो उसने हाथ उठाकर उन्हें आने का इशारा किया। उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई थी, क्योंकि उसे नंबर 11 की तरफ से
कैप्टन हमीद की कारकर्दगी की मुसलसल रिपोर्टें मिल रही थी और उसे मालूम था कि कैप्टन हमीद ऑस्टिन नामी एग्रीमी को तलाश कर रहा है। और इस सिलसिले में उसने एयरपोर्ट का न सिर्फ रिकॉर्ड चेक किया था बल्कि रेड स्टार होटल के मैनेजर के दफ्तर में उसने वेटर और टैक्सी ड्राइवरों से भी पूछगछ की है। फिर एक टैक्सी ड्राइवर से उसे रैक्स कॉलोनी की स्कूटी के बारे में मालूम हुआ है कि ऑस्टिन उस होटल से स्कूटी में शिफ्ट हुआ है, जबकि खुद उसने जब रूडी और जॉन माइकल के पेशेवर कातिल से तहकीकात का आगाज किया तो वो जॉर्ज तक जा पहुंचा था जिसने उन दोनों को कत्ल कराया था। और फिर अपनी फोर्स के जरिए उसने जॉर्ज और उसके साथियों की रिहाइशगाह पर बेहोश कर देने वाले कैप्सूल फायर कराए और फिर जॉर्ज को तो उसके साथी खुसूसी हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि उसके बाकी साथियों को पूछगछ के लिए सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया था। जॉर्ज ने पूछगछ के दौरान बहुत से इंकशाफात किए थे। वैसे तो शायद जॉर्ज जुबान न खोलता, लेकिन चूंकि उससे पूछगछ करने वाला कर्नल फरीदी खुद था इसलिए वो जुबान खोलने पर मजबूर हो गया था। और उसके इंकशाफात के मुताबिक यहाँ रॉल्फ की तरफ से इंतहाई तरबियत याफ्ता ग्रुप्स कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने के लिए भिजवाए गए थे, जिनका इंचार्ज एक ऑस्टिन नामी शख्स था। जॉर्ज ने यह इंकशाफ भी किया था कि रॉल्फ की प्लानिंग के मुताबिक सिटी गेस्ट हाउस को कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले सुपर ब्लास्टर की मदद से उड़ा देना शामिल था, जिसमें पाकिस्तानी वफद ने ठहरना था। और उसके लिए उन्होंने इंतहाई खुफिया कार्रवाई कर रखी थी कि काफी फासले से जदीद तरीन मशीनों की मदद से उन्होंने बिल्डिंग की बुनियादों तक एक सुरंग खोदी थी और उस सुरंग के जरिए इस इमारत की बुनियादों में सुपर ब्लास्टर नस्ब कर दिया गया था, जिसे किसी सूरत भी चेक न किया जा सकता था। ऑस्टिन के हेडक्वार्टर के तौर पर रैक्स कॉलोनी की इस कोठी का पता बताया गया था, जिस कोठी के सामने इस वक्त कर्नल फरीदी मौजूद था। कर्नल फरीदी ने सबसे पहले तो सिटी गेस्ट हाउस के नीचे मौजूद सुपर ब्लास्टर्स को नाकारा कराया और फिर वो अपने आदमियों समेत यहाँ ऑस्टिन की गिरफ्तारी के लिए पहुंचा। लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे ये देखकर बेहद मायूसी हुई थी कि कोठी खाली पड़ी हुई थी और कोठी के बड़े हॉल में जले हुए कागजात की राख का एक बड़ा सा ढेर मौजूद था। इसका मतलब था कि ऑस्टिन को जॉर्ज की गिरफ्तारी की इत्तला मिल गई थी और वो हेडक्वार्टर छोड़कर फरार हो गया। कागजात के जलाने से अलबत्ता कर्नल फरीदी इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये काम ऑस्टिन ने किसी और ग्रुप की मदद से कराया है। उसके आदमी इस वक्त उस कार को तलाश कर रहे थे जिसे इस कोठी में आते जाते अक्सर देखा गया था, जबकि कर्नल फरीदी सिक्योरिटी के एक अफसर से इस मामले पर बात कर रहा था कि दारुल हुकूमत में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों की बाकायदा सख्त निगरानी की जाए। कि उसे कैप्टन हमीद की कार दिखाई दे गई। ठीक है, आप आला हुकाम से बात कर ले, उसके बाद जो फैसला हो वो मुझे बता दे। कर्नल फरीदी ने सिक्योरिटी अफसर से कहा। यस सर, उस ऑफिसर ने जवाब दिया और फिर कर्नल फरीदी को सलाम करके वो तेजी से मुड़ा और एक तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया, जबकि कर्नल फरीदी कैप्टन हमीद और कैप्टन साइमा की तरफ मुतवज्जह हो गया, जो कार रोककर अब कार से नीचे उतर रहे थे। कैप्टन हमीद के चेहरे पर मौजूद नागवारी के तासुरात कर्नल फरीदी को दूर से नजर आ रहे थे और वो इसकी वजह से भी वाकिफ था क्योंकि वो कैप्टन हमीद की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था। यकीनन कैप्टन हमीद ने साइमा के सामने अपनी कारकर्दगी के बारे में बड़े बड़े दावे किए होंगे और मुसलसल काम करके उस पर अपनी कारकर्दगी की धाक बढ़ाने की कोशिश की होगी। लेकिन अब जबकि वो ऑस्टिन को तलाश करते हुए यहाँ पहुंचे तो उनसे पहले कर्नल फरीदी यहाँ मौजूद था। जाहिर है ये बात कैप्टन हमीद को कैसे पसंद आ सकती थी। कर्नल साहब, आप यहाँ कैसे? कैप्टन साइमा ने आगे बढ़ते ही इंतहाई तजस्सुस भरे लहजे में कहा। मैंने सोचा कि कैप्टन हमीद को ज्यादा तकलीफ न करनी पड़े, इसलिए इससे पहले यहाँ आ गया, लेकिन जिस ऑस्टिन की तलाश में तुम लोग यहाँ आए हो वो पहले यहाँ से निकल गया है। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको कैसे मालूम हुआ कि हम ऑस्टिन की तलाश में यहाँ आए हैं? कैप्टन हमीद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। क्योंकि यहाँ ऑस्टिन ही रहता था जो दहशत पसंद ग्रुप का चीफ है। वैसे मुझे इत्तलात मिलती रही है कि तुमने वाकई बेपनाह मेहनत की है, तुम्हारी कारकर्दगी वाकई काबिल तारीफ रही है। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा तो कैप्टन हमीद के सोते हुए चेहरे पर यकलक मुस्कुराहट रेंग गई। लेकिन आपको कैसे ऑस्टिन के बारे में मालूम हुआ? इस बार कैप्टन हमीद ने कदरे मुस्कुराते हुए कहा। हमने एक दूसरे जरिए से इसका पता चलाया है। 2 एक्रीमी जिनके मुतालिक मुझे मालूमात मिल गई थी कि उनका ताल्लुक दहशत पसंद ग्रुप से है, उन्हें अचानक हलाक कर दिया गया। उनके कातिल को ट्रेस किया गया और फिर उसके जरिए हम आगे बढ़ते रहे और आखिरकार एक आदमी जॉर्ज तक बात जा पहुंची। जॉर्ज को गिरफ्तार करके जब उससे पूछगछ की गई तो उसने बताया कि यहाँ दहशत पसंदों का चीफ ऑस्टिन है और ये कोठी उसका हेडक्वार्टर है। उसके साथ साथ उसने इंकशाफ किया कि सिटी गेस्ट हाउस की बुनियादों में सुरंग लगाकर सुपर ब्लास्टर नस्ब कर दिया गया है, जिसमें कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले पाकिस्तानी वफद ने ठहरना है। क्योंकि वो इंतहाई अहम और सीरियस मसला था, इसलिए मुझे उस सुपर ब्लास्टर को नाकारा कराने में वक्त लग गया
और ऑस्टिन को यकीनन जॉर्ज की गिरफ्तारी की खबर मिल गई, इसलिए वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया है। लेकिन मेरे आदमी उस कार की तलाश कर रहे हैं जो यहाँ मौजूद रही है। अगर वो कार मिल जाती है तो हम ऑस्टिन को तलाश कर लेंगे। कर्नल फरीदी ने तफसील बताते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम भी दुरुस्त रास्ते पर काम कर रहे हैं। कैप्टन हमीद ने कहा, हाँ, तुमने वाकई काम करने का हक अदा किया है और इसमें मेरा ख्याल है कि असल क्रेडिट कैप्टन साइमा को जाता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रही है। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो कैप्टन हमीद ने बेख्तियार होंठ बीच लिए, जबकि कैप्टन साइमा बेख्तियार हंस पड़ी। ओह नहीं कर्नल साहब, मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। कैप्टन हमीद साहब वाकई बेहद ज़हीन आदमी हैं। उन्होंने जिस अंदाज में काम किया है, मुझे तो उससे बेहद तजुर्बा हासिल हुआ है। मैं तो उनकी जहानत से बेहद मुतासिर हुई हूँ, कैप्टन साइमा ने कहा। तो कैप्टन हमीद के चेहरे पर यकलक बेपनाह मसरत के तासुरात उभर आए, जबकि कर्नल फरीदी मुस्कुरा दिया। इस कार की क्या तफसीलात है जिसको आप तलाश कर रहे हैं, कैप्टन हमीद ने कहा। तो कर्नल फरीदी ने कार का रंग, मॉडल और नंबर बता दिए जो उसके आदमियों ने साथ वाली कोठी के चौकीदार से मालूम कर लिए थे। अगर ये कार ट्रेस ना हो सकी तो, कैप्टन साइमन ने कहा। तो फिर क्या हुआ, बहरहाल ऑस्टिन को तलाश करना ही है, हो जाएगा, कर्नल फरीदी ने कहा। ऑस्टिन का हुलिया तो मालूम हो गया होगा आपको, कैप्टन हमीद ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा। वो यकीनन उस हुलिये में नहीं होगा जिस हुलिये में उसकी तस्वीर तुम्हारी जेब में है, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो कैप्टन हमीद बेख्तियार उछल पड़ा। इसका मतलब है कि आप सिर्फ मेरी जासूसी करवाकर अपना क्रेडिट बना रहे हैं, कैप्टन हमीद ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। मैं कैप्टन साइमा की वजह से तुम्हारी कारकर्दगी की तारीफ कर रहा हूँ बरखुरदार, वरना मुझे तो ये भी मालूम है कि तुमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की हैं। बहरहाल तुम अपना काम जारी रखो। अगर दहशत पसंद इस कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने में कामयाब हो गए तो ये हमारी सलाहियतों की मौत होगी, कर्नल फरीदी ने कहा। और फिर कार में बैठकर उसने कार स्टार्ट की और हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहता हुआ आगे बढ़ गया। कर्नल फरीदी के जाने के बाद कैप्टन हमीद ने इस तरह कंधे उचकाए जैसे उसके नुक्ते नजर से कर्नल फरीदी का चला जाना उसके कांधों पर पड़े हुए किसी बोझ का खत्म होना था। अब मजीद क्या करना है हमने, कैप्टन साइमा ने कैप्टन हमीद की तरफ मुड़ते हुए कहा। ये दुरुस्त है कि कर्नल फरीदी इत्तेफाक से हमसे पहले यहाँ पहुँच गया है और कर्नल फरीदी की वजह से ही ऑस्टिन फरार होने में कामयाब हुआ। अब अगर कर्नल फरीदी हमारी तरफ फौरी तौर पर यहाँ पहुँच जाता फिर ऑस्टिन यकीनन गिरफ्तार हो जाता और ऑस्टिन की गिरफ्तारी के बाद उसका सारा ग्रुप सामने आ जाता और मिशन मुकम्मल हो जाता, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन उस इमारत की फौरी हिफाजत भी तो जरूरी थी, कैप्टन साइमा ने कर्नल फरीदी की हिमायत करते हुए कहा। अभी तो कोई वफद दारुल हुकूमत पहुंचा ही नहीं, जब वफद आता तो तभी वो ब्लास्ट करते। बहरहाल अभी हमारे तर्किश में काफी ऐसे तीर मौजूद है जिनका इल्म कर्नल फरीदी को भी मालूम नहीं है, कैप्टन हमीद ने कहा। तो कैप्टन साइमा बेख्तियार उछल पड़ी। क्या मतलब, कौन से तीरों की बात कर रहे हो, कैप्टन साइमा ने हैरान होकर पूछा। हुस्न के तीरों की, कैप्टन हमीद ने जवाब दिया। तो कैप्टन साइमा हंस पड़ी। इस तीर ने तो अपना शिकार कर भी लिया है, कैप्टन साइमा ने कहा। तो इस बार कैप्टन हमीद हंस पड़ा। उसके चेहरे पर जगमगाहट सी होने लगी क्योंकि वो कैप्टन साइमा के फिक्रे का मतलब अच्छी तरह समझ गया था। ये शिकार तो ऐसा है कि तीर के इस्तेमाल की नौबत ही नहीं आने देता और पहले ही शिकार हो जाता है। आओ यहाँ से तो चले, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कैप्टन साइमा बेख्तियार हंस पड़ी। अब कहाँ का प्रोग्राम है, कार में बैठते हुए कैप्टन साइमा ने पूछा। कर्नल फरीदी तो उस कार को तलाश करके उस ऑस्टिन तक पहुंचना चाहता है, लेकिन मेरे पास एक और जरिया भी मौजूद है और वो है एंथोनी का, कैप्टन हमीद ने कहा। तो साइमा बेख्तियार चौंक पड़ी। एंथोनी, वो कौन है, साइमा ने हैरान होकर पूछा। तुम्हें याद नहीं रहा कि वेटर अफजल ने ऑस्टिन के मेहमान का जिक्र किया था, कैप्टन हमीद ने कहा। तो कैप्टन साइमा बेख्तियार उछल पड़ी। ओ हाँ, वाकई ये बात तो मेरे जहन से ही उतर गई थी। गुड शो, तुम्हारी सलाहियत तो मुझे वाकई तुम्हारा गुरुविदा बनाए चली जा रही है, कैप्टन साइमा ने जवाब दिया। तो कैप्टन हमीद मुस्कुरा दिया। इस तारीफ का शुक्रिया, कैप्टन हमीद ने मसरत भरे लहजे में कहा। उसका चेहरा बता रहा था कि कैप्टन साइमा की ये फिक्रे उसकी अना को तस्कीन पहुंचा रहे हैं। लेकिन तुम उसे कैसे तलाश करोगे, क्या इसका कोई क्लू है तुम्हारे पास, कैप्टन साइमा ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। क्लू तलाश करना पड़ता है मिस साइमा, बना बनाया नहीं मिला करता, कैप्टन हमीद ने कहा और उसके साथ ही उसने कार एक साइड पर रोक दी। आओ मेरे साथ, कैप्टन हमीद ने कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा। तो कैप्टन साइमा भी सर हिलाती हुई नीचे उतर आई। वो दोनों इस वक्त एक बाजार के आगाज में मौजूद थे। कैप्टन हमीद ने कार लॉक की और फिर वो आगे बढ़ गया। साइमा उसके साथ साथ थी। चंद लम्हों बाद कैप्टन हमीद एक आर्टिस्ट की दुकान में दाखिल हो गया
यहाँ एक नौजवान मौजूद था। दुकान में हाथ से बनी हुई बेशुमार तस्वीरें ब्राय फ्रॉक थी, जिनमें लैंडस्केप भी थी और पोर्ट्रेट भी। जी फरमाइए, उस नौजवान ने कैप्टन हमीद से मुखातिब होकर कहा। ये सारी तस्वीरें आपकी बनाई हुई हैं? कैप्टन हमीद ने उस नौजवान से पूछा। जी नहीं, मेरे वालिद साहब बनाते हैं। वो मिरास के इंतहाई मारूफ मुसव्विर हैं। उनका नाम तलार है। ये तस्वीर के नीचे उनका नाम और दस्तखत मौजूद है। नौजवान ने जवाब देते हुए कहा। वो कहाँ होते हैं? कैप्टन हमीद ने पूछा। जी पीछे उनका स्टूडियो है, वो वहाँ काम कर रहे हैं। नौजवान ने जवाब दिया। हमने एक हुलिया बताकर एक तस्वीर बनवानी है और उसका हम इंतहाई माकूल मुआवजा भी देंगे। हालांकि ये काम सरकारी है और हमारा ताल्लुक सिक्योरिटी से है। कैप्टन हमीद ने कहा। ओह अच्छा, आइए मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। नौजवान सिक्योरिटी का नाम सुनते ही बेहद मुअद्दब हो गया था और फिर थोड़ी देर बाद वो दुकान के उकब में बने हुए एक बड़े और शानदार स्टूडियो में पहुंच गए, जहां एक बूढ़ा आदमी एक पोर्ट्रेट पर काम कर रहा था। नौजवान ने जब उनके मुतालिक तफसील बताई तो बूढ़ा भी मुअद्दब हो गया। जनाब, हुकूमत से ताउन तो हम सबका फर्ज है। आप हुलिया बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका काम हो सके। तलार ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। नौजवान उन्हें स्टूडियो में छोड़कर वापस चला गया और कैप्टन हमीद ने वेटर अफजल का बताया वो हुलिया तफसीलात से बताना शुरू कर दिया। तलार वाकई अच्छा मुसव्विर था। उसने कैप्टन हमीद के बताने पर तस्वीर बनाना शुरू कर दी और फिर 1 घंटे की मेहनत के बाद जब तस्वीर तैयार हो गई तो कैप्टन हमीद और कैप्टन साहिबा दोनों ने ही तलार की महारत की बेहद तारीफ की, क्योंकि ये तस्वीर देखकर कोई सोच भी न सकता था कि सिर्फ हुलिया सुनकर भी इस तरह की जीती जागती तस्वीर बनाई जा सकती है। बेहद शुक्रिया जनाब, आप जैसे काबिल और माहिर मुसव्विर से मिलकर बेहद मसरत हुई है। फुर्सत मिली तो आपसे मजीद बातें होंगी। कैप्टन हमीद ने उसे तस्वीर लेते हुए कहा और फिर उसने जेब से बटुआ निकाला। ओ नहीं जनाब, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझे, अल्लाह का दिया हुआ बहुत है। तलार ने मुआवजा लेने से इनकार करते हुए कहा। फिर कैप्टन हमीद ने काफी जिद की, लेकिन तलार पर जिद रहा और आखिरकार कैप्टन हमीद ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो कैप्टन साहिमा के साथ उसकी दुकान से बाहर आ गया। कमाल है, मेरे तो तस्वुर में भी न था कि सिर्फ हुलिया की बिना पर भी इस तरह तस्वीर तैयार हो सकती है। कैप्टन साहिमा ने कार में बैठते हुए कहा तो कैप्टन हमीद बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अब क्या प्रोग्राम है? कैप्टन साहिमा ने कहा। पहले तो रेड स्टार होटल जाएंगे, वहाँ वेटर अफजल को यह तस्वीर दिखाकर कंफर्म करेंगे कि तस्वीर दुरुस्त है या नहीं। उसके बाद आगे की सोचेंगे, कैप्टन हमीद ने कहा और कैप्टन साहिमा ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार होटल पहुंच गई। अफजल ड्यूटी पर मौजूद था। कैप्टन हमीद ने जब उसे तस्वीर दिखाई तो वो उछल पड़ा। बिल्कुल जनाब, यही आदमी ऑस्टिन साहब से मिलने आया था। ये उसी की तस्वीर है। कहाँ से मिली है आपको? अफजल ने हैरत भरे लहजे में कहा तो कैप्टन हमीद बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मुझे शक था कि कहीं ये किसी और आदमी की तस्वीर ना हो। बहरहाल तुमने कंफर्म कर दी है तो ठीक है, कैप्टन हमीद ने जवाब दिया और तस्वीर जेब में रख ली। ओ जनाब, मुझे याद आ गया, इन साहब को मैंने थोड़ी देर पहले गुलशन कॉलोनी में देखा था। अचानक अफजल ने कहा तो कैप्टन हमीद और कैप्टन साहिमा दोनों चौंक पड़े। गुलशन कॉलोनी में? कैप्टन हमीद ने चौंक कर कहा। जी हाँ जनाब, गुलशन कॉलोनी में हमारे असिस्टेंट मैनेजर साहब की रिहाइश है। वो आजकल बीमार है और उनके घर का सामान मैं ही उन्हें पहुंचाता हूँ। मैं सामान लेकर वहाँ गया था और जब वापस आ रहा था तो उन साहब को मैंने एक कोठी से कार में बाहर निकलते हुए देखा। चूंकि कार अचानक कोठी से बाहर निकली थी इसलिए मुझे रुकना पड़ा। मैंने उन्हें देखा था, वो स्टीयरिंग पर मौजूद थे। कार में 4 और एग्रीमी भी थे। अफजल ने कहा। वेरी गुड, कौन सी कोठी? कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। नंबर तो मैंने नहीं देखा, अलबत्ता निशानियां बता सकता हूँ। अफजल ने कहा। तुम हमारे साथ चलो, कैप्टन हमीद ने कहा। जनाब, मैं ड्यूटी पर हूँ, अफजल ने कहा। तो कैप्टन हमीद ने वही काउंटर से ही मैनेजर को फोन करके अफजल की छुट्टी कराई और थोड़ी देर बाद वो उनके साथ कार में बैठा हुआ था और कार होटल से निकलकर गुलशन कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। गुलशन कॉलोनी काफी वसी व अरीस कॉलोनी थी, लेकिन अफजल ने जल्द ही उस कोठी की निशानदही कर दी जिसमें से एंथोनी की कार निकली थी। तुम टैक्सी में बैठकर वापस होटल चले जाओ। कैप्टन हमीद ने काफी आगे जाकर कार रोककर जेब से एक बड़ा नोट निकालकर अफजल को देते हुए कहा और अफजल ने नोट लेकर जेब में डाला और फिर उन्हें सलाम करके वो कार से उतरा और पैदल वापस चल पड़ा। अब क्या प्रोग्राम है? मेरा ख्याल है सिक्योरिटी को तलब कर लेना चाहिए, कैप्टन साहिमा ने कहा। वो क्यों? कैप्टन हमीद ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, कैप्टन साहिमा ने कहा। ओ नहीं, कैप्टन हमीद अपना शिकार खुद मारा करता है। तुम यही कार में बैठो, मैं ऊपरी तरफ से अंदर जाऊंगा, कैप्टन हमीद ने कहा। अंदर जाकर क्या करोगे? कैप्टन साहिमा ने हैरान होकर पूछा। उस एंथोनी से पूछगछ करूंगा और क्या करूंगा,
कैप्टन हमीद ने जवाब दिया। और अगर अंदर एक से ज्यादा लोग हुए तो? कैप्टन साइमन ने कहा। तो फिर क्या हुआ? मेरे लिए ये क्या मसला है? कैप्टन हमीद ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही लगा था कि एक कार तेजी से उनके करीब आकर रुकी। कैप्टन साहब, कर्नल फरीदी साहब का हुक्म है कि आप बाहर ही रहेंगे। कार में सवार एक नौजवान ने मुस्कुराते हुए कैप्टन हमीद से मुखातिब होकर कहा। तो कैप्टन हमीद बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? कैप्टन हमीद ने हैरान होकर पूछा। कैप्टन साइमा भी हैरत भरी नजरों से उस नौजवान को देखने लगी। कोठी में ऑस्टिन भी मौजूद है और फोर्स ने कोठी को घेरा हुआ है। कर्नल साहब का इंतजार है। जैसे ही वो पहुंचेंगे ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। आपकी कार जैसे ही कॉलोनी में दाखिल हुई कर्नल साहब को इत्तला कर दी गई थी और उन्होंने पैगाम दिया है कि आप अंदर न जाए, बाहर ही रहेंगे। नौजवान ने तफसील बताते हुए कहा और फिर इससे पहले कि कैप्टन हमीद कोई जवाब देता, नौजवान कार आगे बढ़ाकर ले गया। क्या मुसीबत है, जहां भी जाता हूं कर्नल फरीदी वहां पहले से ही पहुंच जाता है। उससे मेरी जासूसी के अलावा शायद दुनिया में और कोई काम ही नहीं है। कैप्टन हमीद ने झुलाए हुए अंदाज में कार का दरवाजा बंद करते हुए बड़बड़ाते हुए कहा। तो कैप्टन साइमा उसकी इस झुल्लाहट पर बेख्तियार हंस पड़ी। मुझे यकीन आ गया है कैप्टन हमीद कि कर्नल फरीदी तुम्हारी बेसाखियों पर ही आगे बढ़ता है। कैप्टन साइमन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कैप्टन हमीद का सुता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। देखा तुमने देखा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि असल कारनामा कैप्टन हमीद सर अंजाम देता है, जबकि क्रेडिट कर्नल फरीदी ले जाता है। कैप्टन हमीद ने कहा। तो कैप्टन साइमा बेख्तियार हंस पड़ी। उसकी आंखों में शरारत की चमक नुमाया थी। अब क्या प्रोग्राम है? कैप्टन साइमा ने चंद लम्हों बाद पूछा। प्रोग्राम क्या होना है? अब जबकि कर्नल फरीदी का पैगाम आ गया है तो अब उसकी तामील तो करनी ही पड़ेगी। कैप्टन हमीद ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो कैप्टन साइमा एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम हंस क्यों रही हो? क्या मैंने कोई गलत बात कर दी है? कर्नल फरीदी बहरहाल ओहदे के लिहाज से मेरा अफसर है, इसलिए उसके हुक्म की तामील तो मजबूरी है। कैप्टन हमीद ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। अरे ये बात नहीं है, मैं तो इसलिए हंस रही थी कि बेचारे मातहत किस कदर मजबूर होते हैं। कैप्टन साइमन ने जवाब दिया। तो कैप्टन हमीद ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और उसके साथ ही उसने कार को एक साइड पर करके रोक दिया। 5 मिनट बाद कर्नल फरीदी की कार उनके करीब आकर रुकी और कर्नल फरीदी कार से नीचे उतर आया। उसके पहुंचते ही कैप्टन हमीद और कैप्टन साइमा भी कार से बाहर आ गए। किस्मत वाकई तुम्हारे साथ है कि तुम्हें इस ऑब्जर्वेटर ने एंथोनी का दुरुस्त पता बता दिया, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कैप्टन हमीद ने बेख्तियार मुंह बना लिया, जबकि कैप्टन साइमा के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे।